हम्म। कल्पना कीजिए कि आपके मन में ना दुनिया भर के सवाल उबल रहे हैं। हाँ, बच्चों के मन में तो वैसे भी अनगिनत सवाल होते हैं ना। बिल्कुल। जैसे कि चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है? हम्म। या बांस के पेड़ हवा में कैसी आवाज करते हैं? या फिर खेत के पानी में तैरने वाली छोटी मछलियां अचानक मेंढक कैसे बन जाती हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरे वैज्ञानिक सवाल है। मेरा मतलब है एक बच्चे के नजरिए से। हाँ, लेकिन सोचिए कि जब आप ये सवाल पूछते हैं तो जवाब में आपको सिर्फ इतना कहा जाए कि शायद अगले साल, हम्म। अभी बस घर पर रहो और अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। उफ, ये सुनकर तो मतलब किसी भी जिज्ञासु बच्चे का मन टूट जाएगा। एकदम सही कहा। और आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसी ही बच्ची की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। आज के हमारे जो स्रोत है ना, वो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्लाइड प्रस्तुति के रूप में आए हैं, जिसका शीर्षक है द डे द रिवर स्पोक, जानवीज जर्नी, यानी जिस दिन नदी बोली, जानवी की यात्रा। जी, और मैं बता दूं कि आज का हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि हम इस जिज्ञासा, साहस और सीखने की चाहत की कहानी को इसके मूल अंग्रेजी और फिर उसके तुरंत बाद हिंदी अनुवाद के जरिए मतलब शब्दशः जिएंगे। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक बाल कथा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये कहानी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा के सामाजिक संघर्ष को बहुत ही गहराई से दर्शाती है। मतलब कैसे एक बच्ची का मौन विद्रोह रूढ़ियों को चुनौती देता है। तो चलिए सीधे जानवी की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री की पहली कुछ स्लाइड्स हमें सीधे एक नदी के किनारे ले जाती हैं, जहां एक बहुत ही शांत लेकिन भीतर से टूट चुका दृश्य है। स्लाइड पर अंग्रेजी में लिखा है अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो सीधे दिल को छूता है। उसकी नाक पर एक बड़ा चमकीला आंसू गिरा। And another, a kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight. और फिर एक और, एक राम चिरैया नीचे की ओर झपटी। उसके पंख धूप में नीले तीर की तरह चमक रहे थे। And a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. और एक हरी छिपकली धूप सेकने के लिए नदी के किनारे रेंगती हुई आई। यहाँ जो कठिन शब्द इस्तेमाल हुए ना, जैसे स्प्लैश्ड, ये सिर्फ आंसू गिरने की बात नहीं है। स्प्लैश का मतलब है छपाके के साथ गिरना। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि वो दुख कितना भारी है ना? जब आंसू गिरता है तो उसकी भी अपनी एक आवाज है। हाँ, और ठीक इसके विपरीत एक शब्द है स्लिदर्ड, यानी रेंगती हुई आई, जो छिपकली के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी, प्रकृति अपनी गति में है, लेकिन जाह्नवी बिल्कुल ठहरी हुई है। वो पूरी तरह से दुखी है। मुझे ना यहाँ एक तुलना दिखाई देती है। हम्म। जैसे जानवी का जीवन एक रुकी हुई झील की तरह हो गया है, जिसे सिर्फ अपने छोटे भाई का ध्यान रखने का काम सौंप दिया गया है। हाँ, एक ठहरी हुई झील। लेकिन उसके अंदर के जो सवाल हैं वो एक उफनती नदी की तरह हैं। हम्म। तो मैं सोच रहा था, क्या घर के कामों का बोझ बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को मार देता है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार मारता तो नहीं है, लेकिन उसे दबा जरूर देता है। और जब ऐसा होता है तो बच्चा अपने लिए एक सुरक्षित स्थान यानी एक सेफ स्पेस तलाशता है। अच्छा, तो यहाँ प्रकृति उसका वो सुरक्षित स्थान है। बिल्कुल, क्योंकि जब उसकी माँ कहती है शायद अगले साल, तब उसे सांत्वना देने के लिए कोई और नहीं बल्कि नदी की आवाज आती है। स्लाइड में लिखा है, डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर? प्यारी प्यारी, एक नींद भरी बड़बड़ाती हुई आवाज ने कहा, क्या बात है? Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. जानवी चौंक गई क्योंकि उसे यकीन था कि वो बिल्कुल अकेली थी। यहाँ murmuring यानी बड़बड़ाती हुई और startled यानी चौंक जाना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जाह्नवी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई उससे बात कर रहा है। और जब नदी उससे बात करती है तो जानवी अपने अनगिनत क्यों का पिटारा खोल देती है। स्लाइड में जानवी कहती है, आई वांट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। जिसका अर्थ है, मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं। व्हाई बैम्बू ट्रीज रसल। बांस के पेड़ क्यों सरसराते हैं। व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। Why the baby fish in the field water become frogs? खेत के पानी में छोटी मछलियां मेंढक क्यों बन जाती हैं। मतलब ज्ञान की भूख देखिए उसकी। हाँ, ये कोई मामूली सवाल नहीं है।
पीले फूलों में पीली मकड़ी ये अनुकूलन यानी अडेप्टेशन है, बांस का सरसराना ध्वनि विज्ञान है और मछलियों का मेंढक बनना जीव विज्ञान। बिल्कुल, लेकिन नदी का जवाब सुनिए। स्लाइड कहती है, स्टॉप, यू मेक मी ब्रेथलेस, सो मेनी वाइज। रुको, तुमने तो मेरी सांस ही रोक दी, इतने सारे क्यों? और फिर नदी उसे एक राज बताती है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, लाइक मी। हाँ, नदी रहस्यमय ढंग से कहती है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है, ये समुद्र की ओर जाता है, मेरी तरह। अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। मेरा मतलब है, एक तरफ जानवी स्कूल जाने के लिए रो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रकृति से इतने जटिल सवाल पूछ रही है और जवाब भी पा रही है। जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि क्या उसे सच में स्कूल की जरूरत है। मेरा मतलब है, क्या प्रकृति ही उसकी सबसे बड़ी पाठशाला नहीं हो सकती? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। प्रकृति हमें क्या और क्यों पूछना तो सिखाती है, लेकिन स्कूल जाना सिर्फ तथ्य रटने के लिए नहीं होता है। तो फिर किस लिए? स्कूल उन सवालों के जवाब खोजने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। नदी उसे ये तो बता सकती है कि चांद कहाँ जाता है, क्योंकि नदी भी वहीं जाती है, लेकिन नदी ये नहीं बता सकती कि मछलियां मेंढक कैसे बनती हैं। ओह हाँ, ये पॉइंट तो है। इसीलिए नदी उसके जिज्ञासा को दबाती नहीं है, बल्कि उसे दिशा देती है, स्कूल की तरफ धकेलती है। बिल्कुल, और ये धकेलना कहानी में आगे बहुत साफ दिखता है। नदी कहती है, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। मुझे लगता है कि छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना ही कर सकती हैं। You just slip along one morning and sit there in the school and listen. तुम बस एक सुबह चुपचाप खिसक जाना और स्कूल में बैठकर सुनना। लेकिन जानवी डर जाती है। वो कहती है, They'd scare me, they'd chase me out. वे मुझे डरा देंगे, वे मुझे भगा देंगे। और नदी इस पर हंसती है। स्लाइड में लिखा है, The river laughed. You scared when you're not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump? नदी हंसी, तुम डरी हुई जब तुम हरी छिपकली से या बांस के झुरमुट में रहने वाले सांप से नहीं डरती? या उस पुल के पास से खड़खड़ाती हुई गुजरने वाली बड़ी ट्रेनों से? यहाँ एक बहुत कमाल की एनालॉजी बनती है। जैसे हम अक्सर अपनी उन ताकतों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, है ना? बिल्कुल, हम अपने डर को बहुत बड़ा मान लेते हैं। मतलब सांप और ट्रेन का जो डर है वो शारीरिक है, लेकिन स्कूल जाने का जो डर जाह्नवी को है वो सामाजिक है। एकदम सही। और ये सामाजिक डर इंसान को अंदर तक जकड़ लेता है। नदी यहाँ जाह्नवी का पूरा दृष्टिकोण ही बदल रही है। वो कैसे? वो उसे एक बड़ी नाव यानी कैटमैरान का उदाहरण देकर समझाती है कि पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, ये तुम पर निर्भर है। मतलब अगर बड़े सपने देखने हैं तो शुरुआत स्कूल की दहलीज पार करने से करनी होगी। और वो दहलीज पार करती है। अगली कुछ स्लाइड्स में वो दृश्य है जहां वो हिम्मत जुटाकर स्कूल पहुंचती है। जी, वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है। स्लाइड में लिखा है, लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. छोटा अप्पू उसके कंधे पर सो गया था। वो खिसकते खिसकते पिछली कतार में पहुंच गई, जहां वो मिट्टी के फर्श पर दूसरों के साथ उकड़ू बैठ गई। मतलब बच्चा अप्पू कंधे पे सो रहा है और वो मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ रही है। पीढ़ियों की सोच बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब शिक्षक उनके घर पहुंचते हैं। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट है। माँ का जो संवाद है वो बहुत शक्तिशाली है। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। लड़कियों को जितना वे चाहें उतना सीखना चाहिए। When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने कहा नहीं। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये बदलाव सिर्फ जाह्नवी की अपनी हिम्मत का नतीजा था या उस शिक्षक का घर आना ही असली कारण था? मैं इसे एक चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह देखूंगी। चेन रिएक्शन मतलब कैसे? देखिए, एक बच्चे का छोटा सा साहसी कदम पीढ़ियों के दर्द को ठीक कर सकता है। जाह्नवी ने पहल की, लेकिन शिक्षक के हस्तक्षेप ने उसे व्यवस्था की मंजूरी दी। माँ का अधूरा सपना जाह्नवी के जरिए पूरा हो रहा है। और जाह्नवी का संकल्प भी तो कितना बड़ा है ना। वो कहती है कि बड़ी होकर वो शिक्षिका बनेगी और गांव की हर लड़की को स्कूल लाएगी। जी, वो भविष्य का निर्माण कर रही है। और फिर आता है कहानी का वो विजय वापसी वाला दृश्य। नदी के पास वापस जाकर जाह्नवी का वो उत्साह। स्लाइड पर लिखा है, आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। मैंने कर दिखाया, उसने नदी को बताया। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स
and find out why our little fishes turn into frogs. मैं अपना नाम लिखना और हिसाब करना सीखूंगी और पता लगाऊंगी कि हमारी छोटी मछलियां मेंढक क्यों बन जाती हैं। The river said, "Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea." इस पूरी यात्रा को अगर हम कुछ खास शब्दों के जरिए देखें, जैसे स्लाइड 14 और 15 में जो शब्दावली दी गई है, हाँ, वो शब्द कहानी के भाव को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। जैसे एक शब्द है सिकेट यानी झुरमुट, जहां खतरे छुपे हो सकते हैं। जी, और श्रीक्ड यानी अचानक चीख पड़ना। हाँ, और वेल्ड यानी जोर जोर से रो पड़ना। एक रोती हुई बच्ची से लेकर मैंने कर दिखाया कहने वाली आत्मविश्वासी लड़की तक का ये सफर भाषा की असली ताकत को दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में एक मनोवैज्ञानिक सवाल जो स्लाइड 15 उठाती है कि क्या नदी ने जानवी के सपने पूरे करने में मदद की? हाँ, ये सवाल तो है। क्या नदी सच में कोई जादुई चीज थी? असल में नदी ने उसे कोई जादुई छड़ी नहीं दी। नदी वास्तव में जानवी की अपनी ही अंतरात्मा और आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि थी, एक गूंज थी। अरे वाह, मतलब वो अपने अंदर की आवाज सुन रही थी। जी बिल्कुल। इस शानदार गहन चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि दोनों भाषाओं के इस खूबसूरत तालमेल से हमने जाना कि जानवी को उसकी नदी मिल गई, जिसने उसे उसके अंदर छुपे साहस से मिलवाया। सही कहा आपने। ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की बात है। एकदम। और जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी प्राकृतिक या शांत आवाज़ें हैं जो हमें हमारे डर की सीमाओं को लांघने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और क्या हम उन आवाज़ों को सुनने के लिए अपनी जिंदगी के शोर को कुछ पल के लिए शांत कर पा रहे हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ नए स्रोतों और नई खोजों के साथ।